हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट 24 आवर। माय नेम इज़ सनी। और आज गाइस हम लोग क्लास 10 साइंस से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी टाइम लगता है इसको कवर अप करने में, बट इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि इसको काफ़ी शॉर्ट में और अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दूँ। और कोशिश करना गाइस कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो ताकि आपको यहाँ पर एग्जाम में इसको क्विक टाइम में आप रिवीजन कर सको। ठीक है, तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। सबसे पहले गाइज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? तो स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, चार्ज का स्टडी और उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब व्हाट इज़ चार्ज? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ रिपल्सन बिटवीन एनी टू बॉडीज़। किसी भी दो बॉडीज़ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नेचुरली अगर कॉज हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी चार्ज अप है, वो बॉडी में चार्ज आ गया है। क्योंकि कोई बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब कोई बॉडी चार्ज क्यों होता है? ठीक है ना, चार्ज आखिर कोई बॉडी क्यों होता है, तब इसको समझते हैं। द बॉडीज एक्वायर्ड दिस चार्ज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन देयर एटम। कोई भी बॉडी का चार्ज होना, इससे हम क्या समझते हैं? तो कोई भी बॉडी चार्ज अगर हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का जो काउंटिंग है, नंबर्स है, उसमें डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज़्यादा है दैट मीन्स वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और किसी बॉडी में प्रोटॉन्स का संख्या ज़्यादा है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही बेसिकली चार्ज कैरियर्स होते हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट देखो गाइज, द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्लियरली हम लोग समझ सकते हैं कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज तभी कहलाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज तब कहलाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब करते हैं, जिसको हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, मेथड है, तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क में रब करते हैं तो ऐसा नेचुरली पाया गया है कि ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है ना, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये लॉस होता है। और सिल्क क्लॉथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जिसकी वजह से ग्लास रॉड जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क क्लॉथ में उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया है और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो अब अगर ये दोनों को पास लाएंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है गाइज, नाउ तो चार्ज क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को समझेंगे कि किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि अगर कोई बॉडी चार्ज हो गया है तो उसमें कितना चार्ज है। ठीक है ना, वैल्यू या अमाउंट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है ये फैक्ट कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है नेगेटिव, और एक प्रोटॉन में प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है चार्ज का। जैसे एक बॉडी है जो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस n। ठीक है, और एक बॉडी B है जो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसमें कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस फॉर्मूला को कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। मतलब एक बॉडी में कितना चार्ज एक्यूमुलेट करेगा? प्लस माइनस n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, इस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोग कहते हैं। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग को ये पता चलता है, नोट में मैंने लिखा है यहाँ पे, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस ई। किसी भी बॉडीज़ में अगर कम से कम चार्ज हमें एक्यूमुलेट कराना है, कम से कम चार्ज अगर देना है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो सकता है। क्योंकि कोई बॉडी मिनिमम चार्ज अगर गेन करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही लॉस करके या गेन करके वो चार्ज को एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम का तो खैर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद इफ़ अ बॉडी हैज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर एक बॉडी में 1 कूलम चार्ज है तो उस 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा? तो n इज इक्वल टू Q/E। देखो इसी फॉर्मूला से n इज इक्वल टू Q/E निकल जाएगा। यहाँ पर Q की जगह 1 कूलम लिखेंगे और E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19। E का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने यहाँ पर आपको बताया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वैल्यू को यहाँ बैठा करके जब हम कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इस फैक्ट को भी आप याद कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जरूरी है। एक कूलम चार्ज को क्रिएट करने के लिए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी इतना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है तो उसके पास +1 कूलम का चार्ज आएगा,
और अगर कोई बॉडी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसके पास -1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, आपको पता है 1 माइक्रो कूलम, ये कन्वर्शन है कूलम का, इसको आप याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम इज 10⁻⁶ कूलम। इस फैक्ट को आप याद कर लोगे। तो गाइज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। तो अब हम लोग चार्जेस को रेस्ट में स्टडी करते हैं, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो ऐसे ब्रांच को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसे ब्रांच जो है फिजिक्स के वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, ठीक है। मतलब वहाँ पर हम चार्जेस एट रेस्ट पढ़ते हैं, चार्ज फ्लो नहीं करता है। वेयर इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, जब चार्जेस को मोशन में पढ़ते हैं, मतलब कोई चार्ज कंडक्टर में मूव कर रहा है, जैसे कंडक्टर में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो वो जो स्टडी है उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और वो कंडक्टर्स में होता है या बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। तो अभी हम लोग कंडक्टर्स में पढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन चार्ज कैरियर्स, क्योंकि प्रोटॉन अपनी जगह पे फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करता है जब उसको बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज़ अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नेट फ्लो होना, ठीक है। क्योंकि गाइज हम लोग जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अंदर में, रैंडमली, जिसके कारण इसका जो मोशन है वो इसी एरिया में फिक्स हो जाता है और नेट मोशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। रैंडम मूवमेंट होने के कारण इनका जो नेट मोशन है वो कैंसल्ड आउट हो जाता है और पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं शो करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर, ऐसे तो कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, चार्ज आर मूविंग, बट क्योंकि नेट फ्लो नहीं होता है हम वहाँ पर बोलते हैं कि कंडक्टर में कोई करंट नहीं है इस वक्त। तो कोई कंडक्टर में नेट फ्लो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी एक तरह का एनर्जी क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन में नेट मोशन आ जाता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं करंट को? तो इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर थ्रू सर्टेन क्रॉस सेक्शन। चार्ज का रेट ऑफ फ्लो मतलब जैसे ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट किए और स्विच क्लोज करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यहाँ एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, ठीक है ना, ऐसे मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, जैसे कि ये पेन है तो इस पेन का जो ये टिप है ये क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। तो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने एक सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस कर जाता है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ से 1 सेकंड में जितना चार्ज क्रॉस कर गया, जितना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर गया वही करंट कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और हम लोग डायरेक्शन जो है करंट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड लिया गया है बैटरी का, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं एनी, ठीक है। चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला एनी बाई टी। नाउ अगर हम चार्ज को 1 कूलम लिखते हैं और टाइम 1 सेकंड लेते हैं तो करंट हमको कितना मिलेगा? 1 एम्पेयर। तो एम्पेयर क्या है? एम्पेयर करंट को निकालने का, एम्पेयर क्या है? करंट का एसआई यूनिट है। अभी हम लोग 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करने वाले हैं कि 1 एम्पेयर करंट क्या होता है, ठीक है। Now guys, what is 1 ampere current? When 1 coulomb of charge flows through a cross section of conductor in 1 second, जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज क्रॉस कर जाए 1 सेकंड में तो उस समय जो करंट होता है वो 1 एम्पेयर कहलाता है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग करंट इज कॉल्ड एमीटर। करंट को नापने का जो डिवाइस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सर्किट दिखाया गया है तो इस सर्किट में यहाँ पर अगर हम एमीटर लगा दें, सीरीज़ में कनेक्ट कर दें इसके साथ, तो ये करंट को नाप लेगा, ठीक है। एक आइडियल एमीटर का 0 रेजिस्टेंस होता है। एक आइडियल एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको 0 रखते हैं। ये सब फैक्ट आपको याद कर लेना है। अब 0 रेजिस्टेंस क्यों होता है एमीटर का? क्योंकि गाइस अगर 0 रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो बैटरी का कुछ वोल्टेज को खुद कंज्यूम कर लेगा, जिसके कारण एक्यूरेट मेजरमेंट करंट का नहीं हो पाता है, ठीक है। अब क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्लोज कंटिन्यूस पाथ है
करंट के फ्लो के लिए। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हम कैसे बना सकते हैं, तो बल्ब है, वायर है, बैटरी है और स्विच है। तो ये 4 एलिमेंट को लेकर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ मिल जाएगा करंट के लिए, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम के लिए। तो इस सिंबल्स को भी आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। रेजिस्टेंस सबको जानते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस देख लो इस तरह से होता है। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद कर लेने हैं। आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है क्या है, इसको कहते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई भी चार्ज है तो इस चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉजिटिव चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ लेके आते हैं इसके फील्ड में, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ा सा चार्ज जो ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए ये क्या होगा, ये रिपल्सन फेस करेगा। तो इसको हमको यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, चाहे इस पॉइंट पे लाओ चाहे ये बी पॉइंट पे लाओ, हमें इस टेस्ट चार्ज को, ये क्यू चार्ज को यहाँ लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं ना, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है और हमें इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादा है, तो ये नज़दीक वाला पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ पोटेंशियल कम होगा इसके कंपैरिजन में। तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल से हम क्या समझते हैं कि उस पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्टोर हो गया है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना, वर्क डन बाई चार्ज। तो ए पॉइंट के लिए कितना हो गया, वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, और बी पॉइंट के लिए वर्क डन इन टेकिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट। अब देखो यहाँ वर्क डन क्या है, ए का ज़्यादा है वर्क डन बी से, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, क्योंकि इस चार्ज को यहाँ से बी तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देख लो ज़्यादा हो गया है। और हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो दो चार्ज में सेम लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वर्क डन ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। अब हम लोग 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल होता है क्या है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। अगर हम वर्क डन 1 जूल लेते हैं और चार्ज 1 कूलम लेते हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज टू दैट पॉइंट। तो जब हमको 1 कूलम चार्ज, अगर यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा है और इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है अगर हमको 1 जूल का, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, 1 वोल्ट। अगर 2 जूल का वर्क डन करना पड़े तो कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ बी पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और ए पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। बी पॉइंट का पोटेंशियल हायर है ए से, तो हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके वजह से करंट सर्किट में फ्लो करता है। चलो उसको समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए और बी में ए का पोटेंशियल जैसा कि हम जानते हैं हायर है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि इन्फिनिटी से जो चार्ज हम ला रहे थे, इन्फिनिटी मतलब जहाँ पोटेंशियल 0 है, वहाँ से जब हम चार्ज यहाँ लाएँ तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम। तो अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर किसी चार्ज को यहाँ अगर रखते हैं तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वर्क डन दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए लाने में जितना वर्क डन हुआ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, जो चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। तो वी ए माइनस बी बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू बी ए का मतलब वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए पॉइंट। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स करने में काम आता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, अगेन वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, 1 जूल बाई 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम
ए पॉइंट विच इज़ एट लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट विच इज़ एट हायर पोटेंशियल, ठीक है ना। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अगर मान लो 1 कूलम चार्ज ला रहे हैं और उसके लिए हमको 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट का। तो देखो बैटरी का जो टर्मिनल होता है ना, एक टर्मिनल होता है प्लस और एक होता है माइनस, तो इन दोनों के बीच में एक हायर पोटेंशियल पे होता है और एक लोअर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ होता है, ठीक ना। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ही है कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे 5 वोल्ट का अगर बैटरी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जूल पर 1 कूलम, मीन्स इस 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लाने में 5 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल 50 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब इसी 1 कूलम चार्ज को लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, 50 जूल। तो जिसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है उसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग है जैसे ये एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ और एक और स्प्रिंग है जिसका लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, बट ये स्प्रिंग काफ़ी लचीला है और ये स्प्रिंग काफ़ी हार्ड है, तो इसको खींचने में ज़्यादा पावर लगेगा ना, तो जितना ज़्यादा खींचने में ताकत लगेगा उतना ज़्यादा इसमें एनर्जी स्टोर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है उतना ज़्यादा हमें एनर्जी बैटरी में मिलेगा, इसलिए 50 वोल्ट का बैटरी जो है वो ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस करता है। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट, किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट आएगा, ठीक है ना। बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का सोर्स है, तो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा इस सर्किट में हमको करंट मिलेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना कम करंट मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ हम लिखते हैं, स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स अगर हम V बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और अगर हम V घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूला में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो कि कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला V बाई आई है, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं हम। रेजिस्टेंस क्या है कंडक्टर का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इट इज़ अ ऑब्स्टैकल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ एन ऑब्स्टैकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है ना तो उसके अंदर में कुछ रुकावट होता है, कुछ हिंड्रेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स का खुद के मोशन के कारण, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर में काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट, मतलब कि ऑब्स्टेकल महसूस करता है। अंदर में पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिसके कारण वो टकराता है और वहाँ पर कोलिजन के कारण उसका मोशन में हिंड्रेंस आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप डिटेल में स्टडी करोगे आगे, मतलब हायर क्लासेस में जाओगे तो, मतलब 12th क्लास में। फिलहाल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ ऑब्स्टेकल। तो रेजिस्टेंस को नापने का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। नाउ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है ना वो मटेरियल का अपना नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल चुनते हो। जैसे अगर आप कॉपर चुनते हो और कॉपर के कंपैरिजन में एल्युमिनियम चुनते हो तो एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और कॉपर में रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो मटेरियल सेलेक्ट कर लियो और उसमें रेजिस्टेंस आपको पता करना है तो यू हैव टू सी द डायमेंशन, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ कुछ फैक्टर्स है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, और जितना छोटा तार होगा उसमें उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब मोटा तार में रेजिस्टेंस कम होगा और पतला तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देन नेचर ऑफ मटेरियल बता चुके हैं अभी। टेम्परेचर पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो अंदर में कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को कंबाइन करते हैं तो वी गेट R प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकल के आता है, रेजिस्टिविटी L बाई, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है कि आउट ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमें एक ही मटेरियल पे सिलेक्शन करना होता है, मटेरियल वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डायमेंशन देखते हैं, एरिया और लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला निकल सकता है, रेजिस्टिविटी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो RA बाई L। रेजिस्टिविटी क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे।
तो इस फार्मूला में RA/L जो है फार्मूला है रेजिस्टिविटी का। जब यहाँ हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर डालते हैं और लेंथ 1 मीटर डालते हैं तो वी गेट रो इज इक्वल टू R। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मतलब कि ये रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, लेकिन हमें वायर का लेंथ 1 मीटर रखना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रखना है। जैसे मान लो हमें कॉपर का रेजिस्टिविटी निकालना है, तो कॉपर का तार लेंगे और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें रखना है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना रखना है? लेंथ रखना है 1 मीटर। तो इस समय ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम इसका रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को जोड़ने का क्या तरीका है? मतलब रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, मतलब उसको सर्किट में हम लोग जो लगाते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का 2 तरह का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आता है, सीरीज़ और पैरेलल। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस को 1 बाय 1 कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस को इस तरह से डायग्राम में देख लो, और बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अब रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द करंट रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है। ठीक है, एंड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ द बैटरी गेट्स डिवाइडेड। वोल्टेज जो है बैटरी का वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये कह रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है ना, और ये जो बैटरी का वोल्टेज है V, ये तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तीनों में डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ V ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो यहाँ बढ़ जा रहा है V1, V2 और V3 में। तो एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये जो V है, क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज है, तो जब इक्विवेलेंट सर्किट रेडी करेंगे हम लोग, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सर्किट में जो करंट आएगा ये I, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज़ इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो V है इसको हम लोग IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। V1 क्या हो सकता है ओम्स लॉ से? IR1। V2 क्या हो सकता है? IR2। और V3 क्या होगा? IR3। ठीक है, यहाँ से I कैंसिल हो गया कॉमन लेकर के, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि तीनों का, जैसे कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लिए हैं तो कनेक्ट इस तरह से करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट भी कॉमन होगा इसका और एंड पॉइंट भी कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने लायक है। वोल्टेज रिमेन्स सेम। यहाँ पर क्या होता है? अक्रॉस एवरी रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम मिलेगा आपको, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज मिलेगा, R2 के अक्रॉस भी V वोल्टेज और R3 के अक्रॉस भी V वोल्टेज, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। तो तीनों में सेम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, लेकिन करंट गेट्स डिवाइडेड। इसमें क्या होता है? करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है तीनों में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा और जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग ये I का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो मेन सर्किट से, इक्विवेलेंट सर्किट से I इज इक्वल टू V बाई आर ओम्स लॉ। तो यहाँ पर V बाई आर लिख लिए, R इक्विवेलेंट, I1 V बाई R1, I2 V बाई R2 और I3 V बाई R3। यहाँ से V कॉमन निकल करके कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन ये आ जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 बाई R3। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम लोग एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के नीचे। ठीक है ना, तो आर इक्विवेलेंट का जो एक फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो जब भी किसी तार में करंट फ्लो करता है तो वो तार हम लोग नोटिस किए हैं कि तार में हीटिंग इफेक्ट होने लगता है, वो तार जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो हीट रिलीज़ हो रहा है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट के स्क्वायर, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टाइम, कितने देर तक करंट जो है वो फ्लो किया। कंबाइनिंग ऑल दिस 3 फैक्टर वी विल गेट H इज इक्वल टू H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा यहाँ पर कांस्टेंट किया आता है जो कि 1 एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला हो गया हीट
रिलीज़ का, ठीक है। कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो कितना हीट वो रिलीज़ करता है। तो हीट एनर्जी, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट ही ऐसा यूनिट, यहाँ पर एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, स्पेशल कंडक्टर कॉल्ड नाइक्रोम, एक नाइक्रोम नाम का कंडक्टर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एलॉय। एलॉय नाइक्रोम जो है वो एक तरह का एलॉय है जो कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन से मिलकर के बना है। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। नाइक्रोम की कौन सा एलॉय है जो कि हीटिंग एलिमेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो बहुत सारा हीटिंग डिवाइस पे ये यूज़ होता है। हीटिंग डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र, हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब में ये हीटिंग एलिमेंट के तौर पर यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है उसका भी कारण है, हाई रेजिस्टेंस होता है इसका और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गाइस थोड़ा स्पीड में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ पर चैप्टर को पहली बार पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं तो उनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये रिवीजन का पर्पस ये है कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हो। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करो, पूछो, आई एम देयर टू हेल्प यू। आई विल डेफिनेटली कम एंड गिव यू रिस्पॉन्स, और आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? तो पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कितना रेट से काम कर रहे हैं उसको पावर कहते हैं, ठीक है ना। काम करना पावर नहीं है, काम तो सब करता है, लेकिन कितनी जल्दी कोई काम कर रहा है उतना ज़्यादा वो पावरफुल कहलाता है। तो यहाँ पर कितने देर में कितना जल्दी कोई काम कर रहा है वो उसका पावर को डिफाइन करता है। या हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। यहाँ पर वर्क डन को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग V इंटू क्यू से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ से वर्क डन रिप्लेस हो गया V इंटू क्यू से, तो वर्क डन की जगह V इंटू क्यू लगा दिए। अगले स्टेप में पावर इज इक्वल टू V क्यू बाई टी को सेपरेट कर लिया हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में पावर इज इक्वल टू V क्यू बाई टी को हम लोग करंट लिख सकते हैं, क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। तो यहाँ से पावर का एक फॉर्मूला हमको मिल गया, पावर इज इक्वल टू VI। नाउ हम लोग अगर इस V को रिप्लेस करते हैं, इस V को रिप्लेस करके IR लिखते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। फिर हम लोग अगर I को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर I को रिप्लेस करके यहाँ से देखो I को अगर रिप्लेस करते हैं V बाई R से, तो एक तीसरा फॉर्मूला मिलता है पावर का V स्क्वायर बाई R। तीनों फार्मूला को कंबाइन करके यहाँ पर हम लिखें कि पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R और पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक है। शॉर्टकट रिवीजन में ये आप याद कर सकते हो। तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का ये 3 फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। कुछ कन्वर्शन यूनिट है, इसको आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 वाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 9 वाट एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नाउ गाइज आवर लास्ट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, तो वहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मेज़र करने के लिए यूनिट अलॉट किया जाता है। हम लोग अपने घर के बिजली को यूनिट के टर्म्स में नापते हैं कि 50 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आया है, तो इसको कमर्शियल यूनिट कहा जाता है। कमर्शियल यूनिट को हम लोग किलोवाट आवर से नापते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं किलोवाट आवर को? तो व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 आवर, कोई बिजली का एक डिवाइस है जिसका पावर 1 किलोवाट है और उसको हम 1 घंटे तक चलाते हैं, तो वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है दैट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर तो एनर्जी का यूनिट है, बट हम लोग जानते हैं एनर्जी को तो जूल में नापा जाता है। हम लोग कन्वीनियंट है एनर्जी को जूल में नापने के लिए, थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर और जूल में। तो अगर हम देखेंगे तो एनर्जी, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर एनर्जी, पावर को रिप्लेस कर दिया 1 किलोवाट से, टाइम को रिप्लेस कर दिया आवर से, तो वी गेट 1 किलोवाट आवर। अब इस 1 किलोवाट आवर को हम लोग चेंज करना चाहते हैं जूल में, तो 1 किलोवाट को लिख दिए 1000 वाट और 1 आवर को लिख दिए 3600 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में वाट को लिख दिए जूल पर सेकंड, क्योंकि वाट क्या है, पावर है, पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, तो जूल पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट लिख दिए और यहाँ सेकंड कट गया। फाइनली 36 लाख जूल आया, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। फाइनली 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है ना। तो अब इस 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग जो घर में बिजली नापते हैं वो यूनिट में नापा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग जूल में क्यों नहीं नापते हैं? यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, नीड ऑफ किलोवाट आवर एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वाई वी यूज़ किलोवाट आवर बट नॉट जूल। तो इसका सिंपल सा आंसर है
सिंस किलोवाट इज़ ग्रेटर देन सिंस किलोवाट आवर इज़ ग्रेटर यूनिट देन जूल। किलोवाट आवर जो है वो बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू जूल। यहाँ देख सकते हो कि 1 किलोवाट आवर कितना सारा जूल एनर्जी को मिला करके बना है। 3.6 इंटू 10 मतलब 36 लाख जूल जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, तो बड़ा यूनिट है किलोवाट आवर। सो इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट, जिसके कारण आपको क्या होता है, काफ़ी कन्वीनियंट होता है मेज़र करना कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को नापना काफ़ी कन्वीनियंट होता है ऑफ अ पर्टिकुलर रीज़न, किसी भी रीज़न के लिए। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी रीज़न को अगर आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है वो जूल में निकालेंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज़ वाई वी यूज़ किलोवाट आवर और हम लोग जूल को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स को मैंने टच किया, न्यूमेरिकल्स को अवॉइड किया है, बट आप न्यूमेरिकल्स अपने से कर लेना। मैं भी यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स के वीडियोस डालूंगा अलग से सेपरेटली, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, इसलिए वन शॉट रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सको विद इन अ हाफ एन आवर। ठीक है, सो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और कमेंट करो, लाइक करो, ताकि इट गिव्स मी मोटिवेशन टू ऐड मोर एंड मोर वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।